उस लड़की की मदद करना चाहती थी जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। स्पेशल टीम में शामिल होने के बाद एला ने सबसे पहला काम ये किया कि मार्क के केस एनालिसिस की धज्जियां उड़ा दी और उसे एकदम बेकार बता दिया। अगर लेडी बॉस बीच बचाव न करती तो मार्क पक्का इस औरत को हमेशा के लिए लॉकअप में सड़ा देता। इसके बाद वो सब पीड़ित की बहन के घर पूछताछ करने गए। एला ने बस अलमारी में रखे शोपीस और टेबल पर पड़ी बायोलॉजी की रिपोर्ट पर एक नजर डाली और समझ गई कि इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। उसने घुमा फिराकर उससे पूछा कि क्या वारदात के वक्त उसका कोई एलिबाई था। ये देखकर मार्क थोड़ा चिढ़ गया। एला तो बस केस की कंसल्टेंट है, असली पुलिस अफसर तो वो है ना। दोनों के बीच नीचे बिल्डिंग में जमकर बहस हुई। एला गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन पलक झपकते ही उसने मार्क को जेंट्स टॉयलेट में ढूंढ लिया। हालांकि वो अपने कलीग से अक्सर लड़ती झगड़ती थी पर काम में कभी कोताही नहीं बरतती थी। अभी अभी उसने क्लीनर का भेष बदला और चुपके से उस औरत की कंपनी में घुस गई। वहाँ उसकी दराज से उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि पीड़ित और उसकी बहन के परिवार के बीच पैसों को लेकर कोई झगड़ा था। मार्क एक बार फिर सन्न रह गया। एला ने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, क्या उसे नहीं पता कि ऐसे चोरी किए गए सबूत कोर्ट में नहीं दिखते। उसने तो उस चिट्ठी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो भी इस जुर्म में एला का साथी न बन जाए। लेकिन एक पुलिस वाले की ड्यूटी निभाते हुए उसने उस औरत के पति को समन भेजा, यानी कि पीड़ित के जीजा को। लेकिन वारदात के दिन उसका भी एलिबाई पुख्ता था। हालांकि एला को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। आदमी ने कहा कि वो उस दिन छुट्टियां मनाने एक छोटे से टाउन गया था, पर उस जगह पर मजे करने लायक बस एक वाटर पार्क और डांस बार ही था। कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भला ऐसी जगह मजे करने क्यों जाएगा। लेकिन एक कंसल्टेंट होने के नाते उसे इंटेरोगेशन रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। वो बस बाहर से शीशा पीटते हुए उम्मीद कर रही थी कि वो उस आदमी से पूछ सके कि वो टाउन में आखिर कर क्या रहा था। पर तब तक उस आदमी का वकील वहाँ पहुंच चुका था। पुलिस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। एला को बड़ी निराशा हुई। अपने तेज गुस्से के कारण उसने तुरंत तय कर लिया कि वो ये काम छोड़ देगी। जब मदद के लिए बुलाया था और भरोसा ही नहीं करना तो इससे अच्छा है वो घर जाकर आराम से बच्चों को संभाले। लेकिन अगले ही दिन मार्क अपनी अकड़ के साथ उसके दरवाजे पर आ पहुंचा और बोला कि एला की बातों में दम तो था। और एला ने भी कोई शराफत नहीं दिखाई। उसने सीधे अपना छोटा बेटा उसके हाथों में थमा दिया और अपनी थ्योरी समझाने लगी। दरअसल जब वो पहले पीड़ित की बहन के घर गई थी तो उसने देखा कि कई शोपीस पर धूल जमी थी। बस मेंढक के एक जोड़े पर एक भी धूल का कण नहीं था और उसके बेस पर उसी टूरिस्ट टाउन का नाम छपा था। इसका मतलब बहन का पूरा परिवार हाल ही में वहाँ गया था, पर जहाँ सिर्फ एक वाटर पार्क और डांस बार हो। वहाँ ये पति पत्नी क्या मजे करेंगे। क्या वो वहाँ बैठकर रोमांटिक गाने गा रहे होंगे। ये बात उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अपने बच्चों को एक एक करके स्कूल और डे केयर में छोड़ने के बाद एला और मार्क पीड़ित के घर पहुंचे। उसने पीड़ित की बेटी के फोन में एक फोटो देखी थी जो वारदात से 3 दिन पहले खींची गई थी। उसमें जो फूल थे वो बिल्कुल ताजे लग रहे थे, पर पुलिस की खींची गई तस्वीरों में वो पूरी तरह मुरझा चुके थे। इस तरह के फूल कम से कम 4-5 दिन तक ताजे रहते हैं। अब जरा बहन के परिवार के प्रोफेशन के बारे में सोचो। एक बायोलॉजिस्ट और एक सिक्योरिटी टेक कंसल्टेंट। साफ है कि उन्होंने कमरे के ग्रीन हाउस इफेक्ट का इस्तेमाल किया। पहले कमरे का तापमान एकदम कम किया, फिर अचानक बढ़ा दिया, जिससे उन्होंने फोरेंसिक डॉक्टर को मौत के सही समय को लेकर चकमा दे दिया। और इस तरह उन्होंने खुद के लिए एक परफेक्ट एलिबाई तैयार कर लिया। अब सवाल ये था कि उन्होंने दूसरी पीड़ित को क्यों नहीं मारा। शायद इसलिए क्योंकि वो सगी बहन थी तो उनका दिल नहीं माना होगा। और इससे ये भी साबित हो जाता है कि वो उस सुनसान और अजीब से टूरिस्ट टाउन क्यों गए थे, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ दोनों बहनें बचपन में साथ पली बढ़ी थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और जैसा सोचा था उन्हें केबिन में दूसरी पीड़ित बंधी हुई मिल गई। केस कामयाबी के साथ सॉल्व हो गया था। एला को भी